हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6th चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हीट के बारे में, हीट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गाइस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर उसके लॉज, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइट होती क्या है। सो गाइज, लाइट ज़्यादातर जो होती है वो स्ट्रेट, मतलब एकदम सीधा ट्रैवल करती है। बट दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट इट कैन बी बेंडेड इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। मतलब कि ये भी पॉसिबल है कि लाइट बेंड हो जाए अलग अलग हालात में। तो लाइट सबसे पहले क्या है? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विज़न। लाइट के बिना हम लोग विज़न नहीं कर सकते, लाइट के बिना हम लोग सेंस नहीं कर सकते। लाइट के ही वजह से हमें दिखाई देता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहता है, समझ लीजिए ये हमारी आंखें हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लाइट आई ऊपर से, हमारी आंखों में इस ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनेगी और तस्वीर बनने के बाद यहाँ पे हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा। अब पढ़ेंगे हम लोग आई के बारे में भी डिटेल में। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लाइट is an electromagnetic radiation. It means it has both fields, electric field plus magnetic field. And what is refraction? रिफ्रैक्शन मतलब होता है दोस्तों बेंडिंग ऑफ रेज। सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो बेंडिंग ऑफ रेज मतलब रेज का झुक जाना, उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक यहाँ पे एक्टिविटी करने को बोला गया है। इसमें बोला गया है कि एक ग्लास लो, उसको वाटर से भरो, उसमें पेंसिल डालो सीधे एकदम। अब आप उसके बाद देखोगे तो जो नीचे का पोर्शन है वो आपको मोटा दिखाई देगा और ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा पतला दिखाई देगा। और उसके बाद वाटर में जब वो जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूटी हुई है। सेकंड केस में जब पेंसिल को हम लोग, इन बोथ केसेस द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर, हम लोगों ने देखा है कि वाटर के अंदर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डालें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक दिखाई देता है ऊपर वाले पार्ट से। सेकंड केस में पेंसिल हम लोगों को ब्रोकन मतलब टूटी हुई दिखाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जब रेज़ पड़ती हैं लाइट की, तो वाटर में जब रेज़ पड़ती हैं तो वहाँ पे वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब बेंड हो जाती हैं। चलिए एग्जांपल लेता हूँ। समझ लीजिए एक ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। दोनों चीज़ों को याद रखें, ओपेक और ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल ओपेक हम लोगों दीवालों को बोल सकते हैं, दीवालों के आर पार हम लोग नहीं देख सकते। आप खिड़की से देखो तो वो अलग बात है, बट हम लोग दीवालों से आर पार नहीं देख सकते। तो दीवार इज़ एन ओपेक। एंड जो आपका ग्लास है, जो आपके बाकी सारे सामान है, लेंस हो गया, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके ट्रांसपेरेंट। इनके आर पार हम लोग देख सकते हैं। या यू कैन से खिड़की इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। इवन वाटर इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, वाटर से हम लोग देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं उनसे जो रेज पास होती हैं जब, तो वो बेंड हो जाती है। जैसे एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मैं लेंस समझ लेता हूँ इसको, ये लेंस है, तो जब लाइट रे यहाँ से आएगी तो वो बेंड हो जाती है। लाइट रे यहाँ से जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये होती है बेंडिंग ऑफ रेज। तो जब ग्लास में गई लाइट तो उसके बाद वो बेंड हो गई नीचे जाते जाते, जिसके कारण जो पेंसिल की इमेज है वो अलग तरीके से फॉर्म होने लगी, जिसके कारण हम लोगों को वो नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली दिखाई देने लगी। ऊपर से उतना ही है जितना दिख रहा था, बट जैसे जैसा अंदर गया उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो गया। तो इसी तरीके से दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है, वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन गाइस याद रखा करें आप लोग। साइंस 1 में आप लोग बाकी सारी चीज़ें समझ के रखेंगे, ठीक है, बट आपको डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद रहना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में 2 या 3 डेफिनेशन आते ही आते हैं, तो उनके लिए आपको याद रखना ज़रूरी है। तो डेफिनेशन क्या है? लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स एयर जो है वो भी हम लोग का ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि एयर से भी आर पार हम लोग देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे आसपास बहुत सारी एयर है, बट उसके बावजूद मैं अपने एयर के आर पार देख सकता हूँ। मैं सामने देख सकता हूँ, मैं पीछे देख सकता हूँ, एयर रहने के बावजूद, मतलब वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो एयर हो गया हम लोग का पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम। और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट रे अगर एयर से वाटर में जा रही है तो वाटर हो गया दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम।
तो एयर से वाटर में जाते समय लाइट अपना डायरेक्शन बदल लेगी, उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ग्लास स्लैब का एग्जांपल हम लोगों को दिया गया, तो आप लोग देखें यहाँ पे ग्लास स्लैब से मैं बताता हूँ आपको। तो ग्लास स्लैब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो लाइट रे, सबसे पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया हम लोग का एयर, दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया हम लोग का ग्लास स्लैब। अब उसके बाद लाइट रेज यहाँ से पास कराई जा रही है। तो लाइट रे जब एयर से ग्लास में आई तो वो बेंड हो गई, जबकि लाइट रे को जाना कैसा चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, दिखाया गया है आपको डॉटेड लाइन में। बट वो कैसा गई, यहाँ पे आने के बाद वो बेंड हो गई, और फिर यहाँ पे आने के बाद वो ऐसे हो गई, जबकि उसे ऐसे जाना चाहिए था। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर आप लोग डायग्राम को देखें तो आपको एंगल आई जो है वो एंगल ई के इक्वल दिख रहा है, ठीक है। एंगल आई एंगल ई के इक्वल कैसे दिख रहा है, और जो एंगल आर है वो एंगल आई के इक्वल रहेगा, I1 के इक्वल। तो अगर आप लोग देखें तो पहले यहाँ से बेंड हुई, फिर यहाँ से दूसरी बार बेंड हो गई, तो जब डबल टाइम बेंड हुआ तो वहाँ पे वो सेम हो गया। जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, समझ लीजिए उसे एक बार मैंने ख़राब कर दिया फिर उसे सही कर दिया, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ। पहली बार में मैंने उसे बेंड कर दिया, दूसरी बार जब पास हुई तो दोबारा से बेंड हो गई। तो इस तरीके से एंगल आई एंगल ई के इक्वल हो गया। इसके लिए आपका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन को मैं अभी कराऊंगा। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो गाइस, रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉज थे, अभी रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों ही रे एक ही पॉइंट पे रहेंगी इंसिडेंस के, मतलब पॉइंट एन पे रहेंगी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों, जैसा आप लोग देखें। और उसके बाद और वो अपोजिट साइड रहेंगी नॉर्मल के। अब आप लोग बोलोगे नॉर्मल क्या है। सो गाइस, आपको ये लाइन दिख रही है, ये गाइस ये लाइन आपकी नॉर्मल है। तो ये लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये लाइन कोई ऐसे प्रेजेंट नहीं रहती है, इसे हम लोग सिर्फ इमेजिनरी लाइन की तरह देखते हैं, ये कोई प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ से जब इंसिडेंट रे आई तो रिफ्रैक्ट हो गई, और फिर उसके बाद ग्लास स्लैब के बाद CD पे, और जो तीनों रेज हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे हैं, एक ही प्लेन पे हैं। अगर आप लोग देखें, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, तीनों रेज एक ही प्लेन पे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि लॉ पहला क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एक ही पॉइंट पे रहेंगी और अपोजिट साइड पे रहेंगी नॉर्मल के। जैसा आप लोग देखें, एक रे यहाँ है एक रे यहाँ है, तो अपोजिट साइड हो गया। और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे रहते हैं। और दूसरा, हम लोग एयर और ग्लास का रेशियो निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, और फिर ये इक्वल रहता है कांस्टेंट के, और कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप लोग बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बताता हूँ। तो सबसे पहले कांस्टेंट हो गया हम लोग का n, तो ये n जो है आपका वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इवेंचुअली ये n नहीं होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, n की ही तरह रहता है बट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स कैपेसिटी टू बेंड द लाइट रेज, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना रेज को बेंड कर सकता है, वो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। अब द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे वाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज़ डिफरेंट, मतलब कि ऐसा है क्या कि जितना वाटर बेंड करेगा रेस को उतना ग्लास भी बेंड कर लेगा? जी नहीं, या तो वाटर ज़्यादा करेगा या तो ग्लास ज़्यादा करेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे कौन कितना करता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी ऑफ द लाइट, मतलब एक मीडियम में लाइट कितनी तेज़ ट्रेवल कर सकता है उस पर भी डिपेंड रहता है। तो लाइट एक मीडियम में कितना तेज़ ट्रैवल कर लेगा उस पर डिपेंड रहेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है तो कम बेंड होगा, लाइट तेज़ी से नहीं ट्रैवल करती है तो ज़्यादा बेंड होगी। तो इस तरीके से ये रहता है। और एन आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के तरीके से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वैक्यूम के हिसाब से टेबल में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे टेबल आप लोग देखें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम मीडिया। तो यहाँ आप लोग देखें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है, एयर का सबसे कम रहता है, डायमंड का सबसे ज़्यादा रहता है। आपको याद कौन कौन सा करना है, एयर का याद करना है, डायमंड का याद करना है, सैफायर का याद करना है, वाटर का याद करना है, अल्कोहल का याद करना है। 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बस याद रखने हैं। और अगर पाँचों नहीं याद हो रहा है तो पहला याद रखें, आखिरी याद रखें बस, क्योंकि आपको हो सकता है 3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आ जाए। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर उसके बाद
व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इस तरीके से 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। ईजी होता है बट उसमें एक ही वर्ड चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, तो इसमें आपको एक ही वर्ड चाहिए बट वो वर्ड मिले वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो 1.0003 तो ये होता है एयर का। फिर आइस का होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33, अल्कोहल का होता है 1.36, केरोसिन का 1.39, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन ग्लास का 1.52, रॉक सॉल्ट का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.66, रूबी का होता है 1.76, सैफायर का होता है 1.76, सेम होता है दोनों, और डायमंड का होता है 2.42। तो इस तरीके से सबके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को फाइंड करने का आपको फार्मूला दिया गया है। तो सबसे पहले एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और अगर आप लोग 2 मतलब सेकंड मीडियम से पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो V1 मतलब लाइट पहले मीडियम में कितनी तेज़ी से गई और फिर लाइट सेकंड मीडियम में कितनी तेज़ी से गई, तो V1/V2 इस तरीके से आप लोग निकालोगे। अब अगर आप लोग 2 की जगह 1 रख रहे हो और 1 की जगह 2 रख रहे हो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, V2/V1 हो जाएगा। तो 1 and 2 इज़ इक्वल टू V2/V1 और 2 and 1 इज़ इक्वल टू V1/V2। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आपको जो n के बगल में दिखेगा उसको पहले रखें, ऊपर रखें, और जो n के वो साइड दिखेगा उसको नीचे रखें। n के इस साइड जो है वो ऊपर और बाकी जो बचा वो नीचे। तो इस तरीके से आपको फार्मूला याद करना है। इसके न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा आपको, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से फाइंड किया जाता है। समझ लीजिए इसमें लाइट रे आई 3 × 10⁸ की स्पीड से, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 × 10⁸ होता है। तो ये वेलोसिटी है दोनों की, ये लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸, और फिर ये आपका ग्लास का हो गया। तो 2 and 1 मुझे निकालना है, तो V1/V2, तो V1 मेरा इतना है और V2 इतना, 10⁸ कैंसिल, 1.5 × 3, तो 2 हो गया मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से कम नहीं होता है दोस्तों, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, 3-4 मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग ऑब्जेक्ट का फाइंड कर सकते हो। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, अब डिफरेंट मीडिया में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है वो देखें आप लोग। तो सबसे पहले रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ मॉलिक्यूल से बनी है, तो अगर एक चीज़ मॉलिक्यूल से बनी है जो मॉलिक्यूल डेंस है, डेंस मॉलिक्यूल मतलब एकदम घने रहेंगे, वो एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। अगर आप छोटा सा ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, समझ लीजिए ये आपका एक बॉक्स है, तो इसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही डेंस है। यहाँ पे देखिए आप लोग, तो इतने पास पास में मॉलिक्यूल्स हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब की बार मैं आपको बताता हूँ रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत पास पास नहीं होंगे, इस तरीके से होंगे। तो मॉलिक्यूल्स जिसमें कमज़ोर हों और ज़्यादा चिपके ना हों एक दूसरे से, उसे हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम। दिस इज़ योर रेयर मीडियम एंड दिस इज़ योर डेंसर मीडियम। तो इस तरीके से दोनों में डिफ्रेंशिएशन आप लोग समझ लें। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को लेके आपको कुछ लॉज बताए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि एक लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है नॉर्मल की तरफ। आपका ये नॉर्मल है, लाइट रे रेयर मीडियम से आई गई डेंसर मीडियम में, तो ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। अब उसके बाद सेकंड में आपको बताया गया कि एक लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। एग्ज़ाम में आपको तीनों डायग्राम दे देगा और बोलेगा राइट व्हाट यू ऑब्जर्व इन ऑल 3 डायग्राम्स। तो आपको यही तीनों लॉज लिखने होंगे और सेम टू सेम आपको लिखना होगा, तो वर्ड टू वर्ड आप लोग याद रखें। अब उसके बाद अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एकदम बीच से फॉल हो, मतलब एकदम नॉर्मल के ही तरफ से फॉल हो, तो वो थोड़ा भी बेंड नहीं होगी, सीधी जाएगी अनरिफ्लेक्टेड। तो इस तरीके से लाइट रे पास होती है तीनों में, आप लोग समझ गए होंगे रेयर मीडियम डेंसर मीडियम। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, चलिए अब कुछ चीज़ें आ गई है यहाँ पे जो चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी। तो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम आपको समझ गया होगा। अब मैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बताता हूँ। जैसा मैंने बताया था कि इस चैप्टर में आपको ऐसी कुछ चीज़ें सीखने के मिलेंगी जो हमारे डेली लाइफ से उठाई गई हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार को ट्विंकल होते हुए आप बचपन से देख रहे हैं, बट क्यों होता है वो आज आप लोग समझ लें।
और गाइस इस लेसन का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 7 मार्क्स का है ये, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी है 2 मार्क्स की, मतलब 9 मार्क्स तक का ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज़ दिस। तो सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकल क्यों होता है? क्योंकि स्टार सबसे पहला सेल्फ ल्यूमिनस होता है, मतलब खुद ही से वो चमकदार होता है। और फिर उसके बाद जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होता है, जैसा उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों को दिया गया है मिराज। तो मिराज भी आप लोग जानते होंगे डेजर्ट में होता है। तो डेजर्ट में मिराज किस तरीके से फॉर्म होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब एयर कोल्ड चलती है, ठीक है, हवा जो रहती है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वो कोल्ड रहती है, और जो ज़मीन होती है वो हॉट सरफेस होता है, जिसके कारण नीचे का जो हवा रहता है वो थोड़ा सा हॉट हो जाता है। तो उसके बाद जो लाइट रे आती है ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट के लाइट रे जब आती है ऑब्जेक्ट से, तो हमें ऐसा लगता है कि वो नीचे से आ रही है। जैसा यहाँ पे आप लोग देखें कि एयर का जो कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा, हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि कोल्ड एयर में जो मॉलिक्यूल्स है वो डेंस रहेंगे और जो हॉट एयर में मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर रहेंगे। ये रेयर मीडियम है, तो इसके कारण इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज होता रहेगा। तो जब भी यहाँ पे लाइट रे आएगी तो ऐसा लगेगा हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण लाइट रे इमेज जो आ रही है वो नीचे से आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये पेड़ है, तो इस तरीके से इसकी जो इमेज है वो हमारी आँखों की तरफ आ रही है। उसके बाद जब इसकी इमेज आ जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा, हमारी जो आँखों के सामने इमेज होगी वो ज़मीन के नीचे फॉर्म होगी, और हमें ऐसा लगेगा कि वो नीचे है, इन्वर्टेड दिखेगा हम लोग को। तो इस तरीके से मिराज फॉर्म होता है डेजर्टेड में। और अगर आप लोग कभी ज़मीन को थोड़ा सा चमकते हुए देखें, शिमर वहाँ पे देखें, तो समझ जाना कि वहाँ पे थोड़ी देर में मिराज बनने वाला है। तो मिराज का डेफिनेशन आप लोग याद रख लें, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। उसके बाद होली फायर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज होते रहता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके पीछे से आ रहा है, और जो उसमें ऑब्जेक्ट रहते हैं वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मूव हो रहे हैं। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन का क्या असर पड़ता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला, स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस, और हम लोग उनको रातों में देख सकते हैं जब सनलाइट नहीं होती है। वो पॉइंट सोर्स होते हैं, मतलब बहुत ही दूर होते हैं अर्थ से, और डेंसिटी जो होती है वो एयर की इंक्रीज़ होती है जितना लोअर हाइट होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके कारण और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। मतलब मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें आप लोग कि जो स्टार है उसका धीरे 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 रेज बेंड होते जा रही हैं हवा के कारण। तो यहाँ पे बेंड होके वो हमारी आंखों के सामने ऐसी आई, बट हमारी आइज़ कैसी है कि हमारी आइज़ जो हैं वो सीधे ऑब्जेक्ट को देखती हैं, मतलब इस तरीके से। तो इसीलिए हम लोगों को स्टार की ओरिजिनल पोजीशन नहीं दिखाई देती, हमें ये पोजीशन दिखाई देती है। और जैसे जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहता है, वैसे वैसे इमेज थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ ऐसे फॉर्म होती है। तो इस मूवमेंट के कारण, इसके कारण हमें जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं थोड़ी थोड़ी मूवमेंट के कारण। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि लाइट रे यहाँ पे आई, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सीधा देखा। उसी तरीके से प्लैनेट्स के साथ होता है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देखें, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं अर्थ के ऊपर, 1 लेयर 2 लेयर 3रा लेयर, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स है। और ये लेयर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट जो आती है। जैसा आप लोग एक प्लैनेट देखें, तो प्लैनेट यहाँ है, प्लैनेट यहाँ पे है, उसके बाद जब प्लैनेट से लाइट रे आती है तो वो यहाँ से चेंज हुई, फिर यहाँ से चेंज हुई, फिर अर्थ पे आते आते और चेंज हो जाती है, मतलब इस तरीके का कर्व्ड बन जाता है। तो हमारी आइज़ इतनी ब्रिलियंट तो है नहीं कि एक ऑब्जेक्ट को कर्व्ड देख लें। हमारी आइज़ ऑब्जेक्ट को कैसे देखती हैं? सीधे देखती है। तो इसके कारण प्लैनेट हमें यहाँ दिखाई देगा, जबकि उसकी रियल पोजीशन यहाँ है। मतलब हम जब भी किसी स्टार या प्लैनेट को देखते हैं तो हम उसकी एपरेंट पोजीशन, मतलब नकली पोजीशन को देखते हुए रहते हैं, वो असली नहीं रहता है। हम लोग नकली प्लैनेट या स्टार को देखते हैं, वो असली नहीं रहता है, असली उसके आजू बाजू रहता है। इसके कारण आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थ जब सन जब राइज होता है, तो सूर्योदय जब होता है उसके सूर्योदय होने से पहले ही, हम 2 मिनट पहले ही उसको हम लोग देखने लग जाते हैं, जबकि सन उगा नहीं है अभी, उसके पहले 2 मिनट पहले से ही हम उसको देखने लगे हैं। और जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है,
तो उस समय जब सनसेट हो जाता है, सूरज जा चुका है, बट उसके बावजूद हम लोग 2 मिनट तक उसको देख सकते हैं, जिसके कारण हमें ऑरेंज वहाँ पे दिखाई देता है सरफेस। तो बहुत ही बढ़िया सा वो नज़ारा होता है, तो वो आप लोग जानते होंगे। तो एपरेंट पोजीशन हम लोग को दिखाई देती है। हम जिस सन को देखते हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वो एपरेंट है। ओरिजिनल कहाँ पे होगा? उसके थोड़ा सा आजू बाजू। तो एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखें, तो इसी के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम लोग को एपरेंट पोजीशन दिखाई देता है। इसी तरीके से स्टार का भी हम लोग एपरेंट पोजीशन देखते हैं, जबकि असली तो यहाँ पे है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा चेंज होते रहता है, जिसके कारण स्टार का जो ब्राइटनेस है वो भी चेंज होते रहता है। इसी के कारण स्टार हमें ट्विंकलिंग दिखाई देता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि भाई स्टार तो ट्विंकल करता है, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? इसका कारण क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार के कंपैरिजन में हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। इसके कारण वो पॉइंट सोर्स नहीं है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, कलेक्टिव सोर्स हैं। इसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे चेंज होता है उनका पोजीशन भी चेंज होता है। और पहली बात तो वो सेल्फ ल्यूमिनस है ही नहीं, प्लैनेट सेल्फ ल्यूमिनस है ही नहीं, तो वो चमकेंगे कैसे? सीधी बात है। तो एवरेज ब्राइटनेस जो होती है सन की, प्लैनेट की, वो अनचेंज्ड होती है, मतलब उसकी जो ब्राइटनेस है वो जितनी है उतनी ही रहेगी, जिसके कारण हम उन्हें ट्विंकल होते हुए नहीं देखेंगे। बट स्टार का कैसा था, उसका ब्राइटनेस बार बार चेंज हो रहा था, जिसके कारण हम उसे ट्विंकल होते हुए देख रहे थे। तो यहाँ पे वही बताया गया है सनराइज और सनसेट का फिनोमेना जो मैंने आपको बताया। आइए देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से ही आपका रेनबो फॉर्म होता है। तो किस तरीके से होता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप लोग लेकर आइए एक प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म आप लोग जानते होंगे, पिरामिड की तरह थोड़ा सा दिखता है। तो यहाँ से जब आप लोग सनलाइट पास करोगे या वाइट लाइट आप लोग पास करोगे, तो वो स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। और सबसे पहली लाइट यहाँ से बेंड होगी, फिर उसके बाद यहाँ से बेंड होगी, फिर दूसरी लाइट यहाँ से बेंड होगी, फिर यहाँ से बेंड होगी, फिर इस तरीके से ऐसे 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 7 लाइट बेंड होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे विब ग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विबग्योर हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें से रेड सबसे कम बेंड होता है। आप लोग याद रखें, रेड लाइट बेंड लीस्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। और वॉयलेट लाइट बेंड मोस्ट, सबसे ज़्यादा वॉयलेट लाइट बेंड होती है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जो लाइट का सेपरेशन हो जाए, मतलब वो अपने कंपोनेंट कलर्स, वाइट लाइट 7 कलर से बनी हुई होती है, तो एक मीडियम से जब हम लोग उसको पास कराते हैं तो उसमें जितने भी कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। जब हम लोग एक मीडियम से पास कराएं तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सर इसाक न्यूटन पहले बंदे थे जिन्होंने प्रिज्म का यूज़ किया था सन का स्पेक्ट्रम पाने के लिए। अब उसके बाद उनके मन में क्वेश्चन आया कि भाई हम लोग 7 कलर्स को सेपरेट तो कर पा रहे हैं, बट क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग 7 कलर्स को दोबारा एक कलर में कन्वर्ट कर पाएँ? जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर हम लोग जहाँ पे लाइट बेंड हुई वहाँ पे उल्टा प्रिज्म रखेंगे, तो ये जो लाइट रे है वो दोबारा से वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। 7 लाइट वहाँ से पास होगी, दोबारा वो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन का जवाब मिला कि हाँ ये पॉसिबल है। अगर एक लाइट से 7 लाइट बनाई जा सकती है, तो 7 लाइट से 1 लाइट पॉसिबली बनाई जा सकती है। अब कुछ कूल फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रेड लाइट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर के करीब, और 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹। वाइल वॉयलेट लाइट के पास सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर के करीब। तो इस तरीके से वेवलेंथ और रिफ्रैक्शन डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अगर वेवलेंथ आपका बहुत ज़्यादा है तो लाइट रे बहुत कम बेंड होगी। वेवलेंथ एक तरीके से आप लोग वेलोसिटी बोल सकते हो, वेव का लेंथ कितना है। और उसके बाद अगर आपका वेवलेंथ बहुत ही कम है तो आप बहुत ही ज़्यादा बेंड हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अगर आपके पास कम सामान है तो आप लोग जल्दी हार जाओगे। बट आपके पास अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छा खेलते हो, ज़्यादा एबिलिटी है, तो आप लोग जल्दी जीत जाओगे। जैसे आपके पास ज़्यादा दिमाग है तो ज़्यादा मार्क्स लाओगे, कम दिमाग है तो कम मार्क्स लाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। लाइट रे जब ज़्यादा वेवलेंथ था तो वो थोड़ा सा बेंड हुई, कम वेवलेंथ था ज़्यादा बेंड हो गई। तो इस तरीके से होता है ये। तो सर इसाक न्यूटन ने इसे आजमाया था। डेफिनेशन आप लोग याद कर लें, जितना डेफिनेशन बोल रहा हूँ उतना ही आप लोग याद करें, उतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो इस तरीके से हम लोग स्पेक्ट्रम देखते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब 7 कलर्स का वेव।
उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है वो हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जब भी एक लाइट रे, समझ लीजिए ये लाइट सोर्स है आपका, टॉर्च इसको समझ लीजिए, तो वाटर में यहाँ पे रखा है। तो वाटर आपका पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एयर जो है वो आपका दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब है उसका कि जो लाइट है उसका थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ से लाइट गई, ये थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब रिफ्रेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। थोड़ा सा पार्ट जब रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पार्शियल रिफ्लेक्शन। और बाकी जो दोनों रेस थी वो रिफ्रेक्ट हो गई आगे जाके। फिर उसके बाद जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है, तो वो स्मॉलर रहेगा वो एंगल, क्योंकि दूर भाग रही है वो नॉर्मल से। तो अगर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब सारी लाइट बेंड हो जाए। मतलब यहाँ पे देखें आप लोग, पहली बार जब डायग्राम से ही समझते हैं, तो जब मैंने पहली बार लाइट को भेजा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई, फिर लाइट को भेजा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई, फिर लाइट को भेजा, रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई, फिर लाइट को भेजा तो वो रिफ्लेक्ट ना होके पूरा रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसे हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब क्रिटिकल एंगल। ये दो चीज़ें याद रखें और डायग्राम को याद रखें गाइस। 2 मार्क्स का आ सकता है, बोर्ड में वैसे 5 मार्क्स का आ चुका है, सो बी केयरफुल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब एक लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाए, उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। जब पूरा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देखें, आई इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को आर से डिनोट करते हैं, और आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन चीज़ों को ज़रा आप लोग याद रखें। अब रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो हम लोगों को बताया गया है। तो एक और चीज़ हमारी डेली लाइफ से, हम लोग रेनबो तो बचपन से देखते आ रहे हैं, बट रेनबो बनता कैसे है वो तो हम लोगों को अब मालूम पड़ा 10th स्टैंडर्ड में पहुँच के। तो रेनबो एक ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना है और ये कंबाइंड इफेक्ट है नंबर्स ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस का। तो तीन प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो तीन फिनोमेना है यहाँ पे। सबसे पहले जब बारिश होती है तो बारिश में बूंदें भी होती हैं। तो बारिश की जो बूंदें हैं वो एक्ट करती हैं एक स्मॉल प्रिज्म की तरह। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रिज्म को देखा, तो उसकी तरह ये जो बूंदें वो एक्ट करेंगी। तो सबसे पहले जो लाइट रे आएगी वो 7 कलर में सेपरेट हो जाएगी। 7 कलर अगर मैं लूँगा तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं 2 कलर ले रहा हूँ, बट एक्चुअली वो 7 कलर होता है। तो आई लाइट रे यहाँ से, और उसके बाद 2 कलर्स में वो सेपरेट हो गई। चलिए मैं कलर्स को चेंज करके अच्छे से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कलर रेड और सबसे दूसरा कलर ब्लू। तो ये 2 कलर्स में वो चेंज हो गई। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ से लाइट रे पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रेक्ट नहीं हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये पार्ट डेंसर मीडियम था। डेंस होने के कारण यहाँ से लाइट रे आगे नहीं जा पाई, तो रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आ गई, तो यहाँ पे हुआ था डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और यहाँ पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रेक्शन। तो एक लाइट रे आई थी और यहाँ से 7 कलर गए थे, तो 7 कलर को मैं अब ले आता हूँ, और फिर उसके बाद एक एक करके 7 कलर्स बाहर निकल गए और हमें दिखता है एक तगड़ा सा रेनबो। तो समझ में आया आपको रेनबो कैसे बनता है? जैसा आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। समझ लीजिए आपको 7 कलर्स हैं, तो यहाँ पे जो 2 कलर्स निकले, यहाँ पे 7 कलर्स निकलेंगे इवेंचुअली। आप लोग चाहें तो ड्रॉ करके आसानी से दिखा सकते हैं नोटबुक में। तो 7 कलर्स जब निकलेंगे तो हमें दिखेगा एक रेनबो। एक लाइट रे आई, लाइट रे सिर्फ एक थी, और जब रिफ्रेक्ट हुई तो 7 हो गया। तो तीनों प्रोसेसेस कैसे घटे आपको मालूम है? तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ, दूसरा यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तीसरा यहाँ पे रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हुआ। तो ये सारे प्रोसेसेस एक साथ हम लोगों को रेनबो बना के देते हैं।
तो इस तरीके से अगर आपको रेनबो प्रोडक्शन का क्वेश्चन आया तो आप लोग ये पूरा पैराग्राफ समझ लें, समझ के लिखें, आप लोग रट्टा ना मारें। तो कितना इजी होता है ये। तो इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज पर रुक करते हैं। न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से लेक्चर रखा जाएगा, उसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सिखाएंगे जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ खास क्वेश्चन तो है नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन्स आपको 3-3 मार्क के लिए आ सकते हैं। एक्टिविटी शीट्स में आ चुके हैं बट बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है, तो सावधान रहें क्योंकि आ सकता है। जो तो दूसरा जो हम लोग का है वो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, बट जो पहला है वो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो पहले में क्या बोला है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आई और ई है तो प्रूव करो कि आई होगा ई के इक्वल। तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, बट हम लोग इसको भी न्यूमेरिकल पॉइंट में देखेंगे। न्यूमेरिकल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी आप लोग बस चैप्टर को याद रखें और नोट्स में आपको दिख जाएगा ये और आप वहाँ से समझ सकते हो। बट आपको मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें तो लाइट रे जब यहाँ से आई तो बना साइन आई अपॉन साइन आर, ये बना। दूसरी बार जब यहाँ से यहाँ गई तो आपका बना साइन आर अपॉन साइन ई, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट बताया, तो मतलब 2n1 इज इक्वल टू 1/1n2, और जो 1 and 2 है वो हम लोगों को मिला साइन आर अपॉन साइन ई। तो इस तरीके से जब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे तो साइन ई ऊपर आ गया और साइन आर नीचे रह गया, और यहाँ पे आपका था साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आर आपका कैंसिल हो गया, बचा आपका साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। फिर साइन भी कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू ई। इसको मैं डिटेल में आपको नोटबुक में समझा देता हूँ। तो चलिए फटाफट समझ लेते हैं इसको भी, फिर हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और सेपरेट लेक्चर रखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पहले मीडियम को अज्यूम करना होगा। लेट फर्स्ट मीडियम बी एयर, और जो सेकंड मीडियम है उसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ ग्लास। तो मैंने दोनों मीडियम को अज्यूम कर लिया। अब उसके बाद मुझे फाइंड करना है कि इसका रेशियो कैसा आएगा। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा 1n2। तो 1n2 मतलब पहले मीडियम में दूसरे मीडियम में जाते समय, तो वो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब सेकंड टाइम 2n1 मतलब दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जाते समय, तो वो हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन ई। अब उसके बाद मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो इसके लिए मुझे इसे सॉल्व करना होगा फार्मूले से। तो 1n2 इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2n1। तो 1n2 मुझे मिला है साइन आई अपॉन साइन आर, और जो 2n1 है वो है साइन आर अपॉन साइन ई। अब इसके बाद ये इन्वर्स हो जाएगा, 1 ऊपर है तो ई ऊपर चला जाएगा, आर नीचे ही रह जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर। इसके बाद अल्टरनेटो से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई हो जाएगा, और फिर उसके बाद साइन भी एक तरीके से कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू ई आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़े और स्टेप्स लिखने होंगे, मैंने आपको बस रफली आपको बता दिया है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस चैप्टर।